दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का आज हम 42वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। वैसे सच बताऊं ना, इस 42वें लेक्चर को मैं तीसरी बार कवर करने जा रहा हूं। हुआ कुछ ऐसा, आपको पता होगा, जस्ट इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ टाइम तो वॉइस आ रही थी और कुछ टाइम बाद वॉइस आना बंद हो गया था। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। आप सभी का मैसेज आया, फिर मैंने कहा कि शाम को 6 बजे या फिर रात को 9 बजे जो है फिर से इस वीडियो को दोबारा से टेलीकास्ट किया जाएगा, दोबारा अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए फिर से मुझे वीडियो को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से मैंने दोबारा वीडियो बनाया तो पता चला कि दोबारा भी वही प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, जबकि सारा सिस्टम चेंज किया मैंने और कुछ जो चीजें कमी थी उनको दूर किया। दूर करने के बाद टेस्टिंग वेस्टिंग किया, सब परफेक्ट था। लेकिन जब वीडियो बनाया ना, तो पहला वाला वीडियो तो आई थिंक 30 मिनट का था, दूसरा वाला वीडियो जो है 38 मिनट का हो गया। 38 मिनट के वीडियो में बड़े विस्तार से इस चैप्टर को, ठीक है, मजे तरीके से पढ़ाया। लेकिन बाद में पता चला कि फिर से वही प्रॉब्लम, फिर मैं एकदम परेशान हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, लगता आज का दिन खराब है और इस वीडियो को अब अगले दिन ही मुझे देना पड़ेगा। तो उसके लिए सो सॉरी दोस्तों आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में 42वां लेक्चर। और आज में पढ़ना है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को। सही बात है, विवाद वाले चैप्टर में विवाद हो ही गया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्लस दोस्तों इस विवाद जो अधिनियम था ये आया था 1956 में। उसके बाद 2017 में एक संशोधन विधेयक भी आया। तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी संशोधन विधेयक को लाने में, वो सभी कहानियां मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ा जाएगा कि किन किन नदियों को लेकर के विवाद है, उनके जल को लेकर के विवाद है, वो भी पढ़ाया जाएगा। जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में दिए गए अनुच्छेद 262 के तहत, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना के बारे में भी आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और यह अपनी सीरीज का आखिरी चैप्टर होगा। दोस्तों हम लोग जो सीरीज कवर कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें आपका चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर था? आपका चैप्टर था जल संसाधन, वाटर रिसोर्स नाम का चैप्टर था। उसके अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ा गया, ये आपका चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक था वो जल संसाधन के ऊपर था, वाटर रिसोर्स के ऊपर था। दूसरा टॉपिक सिंचाई के ऊपर था, जिसमें इरिगेशन मेथड के बारे में बताया गया। तीसरा टॉपिक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में था। और चौथा टॉपिक जो आपका है वो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बार ट्राई करो ना इंस्टॉल करके। आपको अगर लगता है कि वाकई एप्लीकेशन यूजफुल है, फिर आप कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, फिर आप अनइंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जो चीजें आपके लिए अच्छी हो ना वही काम करो। चलो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हमारे सामने 3 तरह के शब्द हैं जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, दूसरा शब्द है अंतरराज्यीय और तीसरा शब्द है अंतराराज्यीय। अंतरराज्यीय और अंतरा, ध्यान दीजिएगा, अंतराराज्यीय, ये 3 शब्द हैं, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला शब्द जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नदियों, ये जो शब्द है इसके कहने का तात्पर्य है कि जब कोई नदी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जाता है। क्या भारत में भी सर कोई अंतरराष्ट्रीय नदी है? हाँ भाई, बहुत सारी नदियां हैं भारत में जो अंतरराष्ट्रीय नदी हैं। जैसे आपने झेलम का नाम सुना होगा, जैसे चिनाब का नाम सुना होगा, जैसे आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, आपने ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, कोसी नदी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये सभी नदियां जो हैं, महाकाली नदी का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, गंडक तीस्ता का नाम सुना होगा, सतलज रावी का नाम सुना होगा। ये सभी नदियां जो हैं ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। क्यों? एग्जाम्पल देख लीजिए, गंगा भी अंतरराष्ट्रीय नदी है। भाई गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड में है भारत में। उसके बाद ये भारत से होते हुए आगे जाती है तो फरक्का बैराज बना है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ये नदी इंटर कर जाती है पश्चिम बंगाल के बाद कहां पर? बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो बोलो बांग्लादेश दूसरा देश है कि नहीं? अगर वो अगले देश में चली गई नदी, इसका मतलब यह नदी भी क्या है? यह नदी भी अंतरराष्ट्रीय नदी है। इसी तरह से अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर भारत में आकर के फिर मुड़ जाती है और जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है। तो दोस्तों ये नदी भी क्या हो गया? 3-3 देशों का सफर कर रहा है, यह भी अंतरराष्ट्रीय नदी हो गया। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है।
वही पॉइंट यहां पर दिया है कि जो नदी दो या दो से अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है अंतरराष्ट्रीय नदी कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। कह इनके जल पर भारत और उनके पड़ोसी देशों का अधिकार होता है। जाहिर सी बात है, नदी जिन जिन देशों से होकर गुजर रही है उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अब बात आता है कि क्या कोई विवाद है। जाहिर सी बात है, अगर कोई नदी दो देशों से होकर गुजर रही है तो तमाम विवाद बन सकते हैं। विवाद होता क्यों है, आप कभी कल्पना करिए विवाद क्यों होता है। दोस्तों छोटी सी कहानी बताता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो सुना होगा आपने। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में से निकलती है। तिब्बत अब चाइना के कंट्रोल में आ गया है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में एंटर करती है। तो अगर बताइए, अगर चाइना ने कोई ऐसा कदम उठाया क्या चाइना एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसमें चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना दे चाइना तो ऐसे में जो जल उस नदी के माध्यम से भारत आ रहा है वो जल रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। भाई बांध बना दिया तो बांध बनाकर क्या करोगे, जल को रोका ही तो जाता है। तो उसने जल को रोक दिया। जल को रोक दिया जाएगा अगर, तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करके आ रही है, बताइए उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से जो सिंचाई कार्य हो रहे हैं, जो पेयजल की आपूर्ति हो रही है या कोई भी कार्य हो रहा है वो तो बाधित हो जाएगा ना। ऐसे में भारत क्यों ना आपत्ति दर्ज करे, भारत तो आपत्ति दर्ज करेगा। तो ऐसे याद रखिए, बहुत सारे देश हैं जब नदियां कई देशों से होकर गुजरती हैं तो आपत्ति और विवाद सामने आते ही आते हैं। कुछ विवाद ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए क्योंकि आपसे परीक्षा में वो विवाद पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर दे रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों खास करके 4 नदियों को लेकर के विवाद है। पहला कौन सा है, सिंधु नदी। सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है और सतलज है और रावी है। 5 नदियां। ब्यास मत लीजिएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि ब्यास जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिए ये 4 नदियां हैं, 4 नदियां ये हैं। 5वें नंबर पे किशन गंगा नदी याद रखेगा। इन 5 नदियों को लेकर के पाकिस्तान से अक्सर विवाद होते रहते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। वही बात बता रहा है कि सिंधु नदी विवाद। वैसे सिंधु नदी को लेकर के एक समझौता भी हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। डेट क्या थी दोस्तों? तो 19 सितंबर 1960 में यह सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि पश्चिम की तरफ की 3 नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब आती हैं, उसके जल को पाकिस्तान यूज करेगा और पूरब की तरफ की 3 नदियां रावी, सतलज, ब्यास, उसके जल को जो है भारत यूज करेगा। ये निर्णय आया था, तो इसको भी ध्यान रखेगा। अगला दे रहा है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में झेलम नदी पर एक परियोजना चल रही है, तुलबुल और उरी परियोजना। आपसे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि तुलबुल और उरी परियोजना किन नदी पर बनी हुई, तो याद रखिए झेलम पर, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना को लेकर के भी इसको आपत्ति है। इसके अलावा चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना चलती है, उसको लेकर के भी आपत्ति है। किशन गंगा नदी पर जो प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है उसको लेकर के पाकिस्तान की आपत्ति है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में भी झगड़े हैं। वो कौन सा झगड़ा है? महाकाली नदी को लेकर के। महाकाली नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। क्यों? क्योंकि ये नदी नेपाल हो करके तब भारत आती, इसीलिए विवाद है। उसके बाद कर भारत और बांग्लादेश के बीच में वही गंगा नदी पर एक फरक्का बैराज बना दिया गया है, जिसको लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद रहता है। तो ये वो विवाद है जिनके बारे में कम से कम आप याद रखिए। और भी बहुत सारे विवाद हैं, अभी आगे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप जान जाओ अंतरराज्यीय और अंतराराज्यीय के बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों बता रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया जा रहा है कि किसी भी देश अथवा राज्य के लिए जल जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिस तरह से जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है जो कि प्राणदायक वायु है, उसी तरह से जीवन के लिए जल की भी आवश्यकता होती। बिना जल के कुछ किया नहीं जा सकता। तो चाहे सिंचाई कार्य हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे पेयजल की आपूर्ति करना हो, ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और जल के एकमात्र साधन है वो है नदी। भाई समुद्रों की पहुंच हर राज्यों तक नहीं है ना, तो नदियों की पहुंच है, तो इसलिए नदी इंपॉर्टेंट है। कर सभी दिशाओं में बहने वाली नदियां जब कभी एक ही राज्य से होकर बहती है, केवल एक राज्य में, उसी राज्य में उनका उद्गम स्थल है और उसी राज्य के थ्रू जाकर के कहां मिल गई, जाकर के समुद्र में विलीन हो गई या मिल गई जाकर के, तो उसको अंतरा राज्यीय नदियां कहा जाता। अंतरा नाम दिया जाता। अंतरा मतलब एक ही स्टेट के अंदर, एक ही राज्य के अंदर, ध्यान रहेगा आपको। दूसरा है अंतरराज्यीय नदियां, यानी इंटर स्टेट, मतलब
मतलब जब नदी एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में चली जाए तो उसको अंतरराज्यीय नदियों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी जब नदियां क्या होती है, दो या दो से अधिक राज्यों से गुजरती हैं तो उसको अंतरराज्यीय नदी की संज्ञा दी जाती है। और अगर नदी दो राज्यों से होकर जा रही, जैसे दो देशों के होकर गई तो विवाद हुआ, तो दो राज्यों से होकर गई तो विवाद होना तो तय है। जैसे जैसे सर एग्जांपल दे दीजिए। चलिए मैं बात कर दूं नर्मदा नदी की। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास, ठीक है। अब ये नदी निकलती है, उसके बाद ये कहां जाती है? ये नदी राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात को टच करते हुए निकल जाती है। कहां पर? ये वैसे ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो बहुत कम सीमाओं को टच करती है, लेकिन क्या होता है ना कि नदियों की जो सहायक नदियां होती हैं, भाई एक नदी पे आप डैम बनाओगे तो उसका प्रभाव उसकी सहायक नदियों या जो नहर बनाया गया उस नहर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई एक नदी है, उससे कोई नहर बनाई गई है, वो नहर का पानी राजस्थान को मिल रहा है, अगर नदी का पानी कोई रोकता है तो नदी का पानी नहर में नहीं जा पाएगा तो राजस्थान तक कैसे पहुंच पाएगा? तो विवाद होगा कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि कोई नदी किसी राज्य से होकर गुजरे, विवाद तभी है भाई लोग अपना अपना फायदा देखकर विवाद करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आपने इन विवाद को देखकर के मत समझिएगा कि भाई नदियां जहां से गुजरती हैं विवाद केवल उन्हीं राज्यों के बीच में है। विवाद उन राज्यों के बीच में भी है जो राज्य इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। भाई अगर किसी राज्य को लाभ मिल रहा है किसी नदी से और उस नदी के जल को रोक दिया जाएगा तो उसको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, और जब लाभ मिलना बंद हो जाएगा तो विवाद तो होगा ना। तो वही विवाद बता रहा है। कह रहा विभिन्न राज्यों के मध्य कई सारे नदी जल विवाद है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया गया देशों के बीच में विवाद के बारे में, कई राज्यों के बीच में भी विवाद है, तो कुछ याद कर लीजिए। पहला दोस्तों नरोदी जल विवाद, ठीक है, नरोदी जल विवाद। एक्चुअली में नरोदी है क्या? क्या कोई नदी है? क्या कोई स्थान है? क्या कोई बांध का नाम है? ये नरोदी क्या है? तो याद रखें दोस्तों, कहानी है उड़ीसा की। आंख बंद करके मेरी कहानी सुनिए। कहानी उड़ीसा की, उड़ीसा तो जानते होंगे ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा में एक जगह पड़ता है कटक, नाम पता होगा आपको। कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, 23 जनवरी को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, ठीक है। ये सभी अच्छे अच्छे पॉइंट इनको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों उड़ीसा में एक जिला है गंजाम जिला। क्या नाम है? गंजाम। गंजाम जिला में एक नदी है विमता धारा। क्या नदी है? विमता, ठीक है, विमता धारा। उस नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है? नरोदी बांध। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ये नरोदी बांध बनने की वजह से इस नदी का जल का जो लाभ आंध्र प्रदेश को मिलता है, आप मैप में कभी देखेंगे तो उड़ीसा के ठीक नीचे आपको आंध्र प्रदेश दिख जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश को जो लाभ मिलता था वो लाभ अब नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इस बांध को लेकर के विवाद है, नरोदी जल बांध जल विवाद, ठीक है। इसको याद रखेगा। कौन सी नदी से संबंधित है? तो विमता धारा नदी संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विवादों पर नजर डाल देते हैं। अगला है सतलज यमुना लिंक नहर। रुकिएगा, सतलज एक अलग नदी है, यमुना एक अलग नदी है। भाई विवाद किस बात का है? नाम दे रहा है सतलज यमुना लिंक। लिंक माने दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना। दोस्तों एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसके तहत यह किया गया कि क्यों ना सतलज नदी को और यमुना नदी को जोड़ दिया जाए। इस प्रोजेक्ट को लाया गया हरियाणा में, ठीक है। तो जब इनको जोड़ा जाने लगा तो उस जोड़े जाने कार्यक्रम को लेकर के विवाद हो गया। क्यों? भाई पानी बढ़ जाएगा ना, पानी बढ़ जाएगा तो जो लाभान्वित होने वाले राज्य थे उनमें झगड़ा तो होगा ही होगा। अब मामला पहुंचता है दो राज्यों के बीच, क्योंकि सतलज नदी कहां जाती है? हरियाणा और पंजाब को सबसे ज्यादा फायदा देती है। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में इस यमुना सतलज लिंक नहर जो बनाई गई उसको लेकर के विवाद है। समझ में आया? दूसरा विवाद है यमुना नदी जल विवाद। अब देखिए यमुना नदी जल विवाद क्या है। वैसे आप सभी को पता है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। दोनों ही उत्तराखंड में है, उसको याद रखेगा। अब दोस्तों होता क्या है, इस यमुना नदी पर हरियाणा में एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है हथनी कुंड परियोजना। दोस्तों आप सभी को पता होगा, कई बार ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है दिल्ली डूब गई, दिल्ली डूब गई, ठीक है, या दिल्ली में जो यमुना नदी है वो उफान पे चरम पर अपने है, ठीक है, क्या डूब जाएगी पूरी दिल्ली। कई बार आपने हाईलाइट न्यूज़ सुना होगा, ठीक है। और उसमें सुना है कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया जल जो दिल्ली को डुबा देगा। मतलब यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया है हरियाणा में, उसका नाम क्या है? हथनी कुंड। हथनी कुंड में बैराज की वजह से दोस्तों कई बार दिल्ली को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो हथनी कुंड बैराज को लेकर के अब यमुना नदी से फायदा किसको किसको मिलता है? हरियाणा को फायदा मिलता है, दिल्ली को भी फायदा मिलता है। यही यमुना नदी दिल्ली होते हुए मथुरा आगरा होते हुए कौशाम्बी होते हुए इलाहाबाद तक आती है, तो भाई उत्तर प्रदेश को भी फायदा मिलता है। इसी के पास से एक नहर का फायदा मिलता है राजस्थान तक का। तो ये आसपास के जो वो है स्टेट हैं, उन्होंने अपना विवाद खड़ा कर लिया है इस हथनी कुंड
परियोजना को लेकर के। तो याद रखिएगा हथनी कुंड परियोजना ये यमुना नदी पर बनाई गई परियोजना है। अगला है दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा और कावेरी दो नदियां हैं, बड़ा फेमस है। दक्षिण भारत में ये दो नदियों का विवाद बड़ा चर्चित रहता है। हमेशा सबसे हाईलाइट मुद्दों में यही दो नदियों का नाम आप सुनते भी होंगे, कृष्णा नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। बात आती सर याद कैसे करें, बड़ा कठिन हो जाता है याद करना। चलो याद करो, मैं तरीका बताता हूं। क से कृष्णा, क से कावेरी, क से कर्नाटक, तीनों क हैं। तो याद रखेगा कृष्णा नदी जल विवाद किससे संबंधित है? कर्नाटक से। कावेरी नदी जल विवाद किससे संबंधित है? कर्नाटक से। अब जाहिर सी बात है कोई विवाद अकेले अपना राज्य तो अकेले करेगा नहीं, उसके साथ साथ किसी और का भी संबंध होगा। तो संबंध किससे है वो जरा ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भगवान क्या थे? बड़े महान व्यक्ति थे। तो महान से याद रखेगा महाराष्ट्र, मतलब कृष्णा नदी जल विवाद ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। क्या है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। आंध्र प्रदेश भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। ये कौन सा विवाद है? कृष्णा नदी जल विवाद। वहीं अगर मैं कावेरी नदी की बात करूं तो ये किसके बीच में है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है, तो इसको भी आप याद रखेगा। अगला है पेरियार नदी जल विवाद। पेरियार नदी, आपने पेरियार अभयारण्य का भी नाम सुना होगा, पेरियार बांध का नाम सुना होगा, पेरियार नदी का नाम सुना होगा, ये सभी केरल से संबंधित हैं। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में पेरियार नदी जल विवाद चल रहा है। एक बात याद रखेगा, किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? तो पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है मुल्ला पेरियार बांध। क्या नाम है? मुल्ला पेरियार बांध। उस बांध की ऊंचाई को लेकर के दोस्तों क्या चल रहा है? काफी ज्यादा विवाद है तमिलनाडु और केरल के बीच में। याद हुआ कि नहीं दोस्तों? अगर आपके मन में आए सर इस तरह तो बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, जी हाँ, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कैसे याद किया जाए? एक मोटी मोटा नजर देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज 18 ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट अपना निकाला था, मतलब छानबीन करके। तो मैं चाहता हूं कि देश के जो प्रमुख जल विवाद हैं एक बार उन पर नजर डाला जाए, ठीक है। चलिए, पहला है सतलज यमुना लिंक नहर, ये मैं आपको बता दिया हूं। दूसरा है कावेरी नदी जल विवाद, ये भी बता दिया हूं। महादई नदी जल विवाद अब बता देता हूं। महादई नदी, आपने मांडवी नदी का नाम सुना है क्या? मांडवी नदी ये गोवा में पड़ती है। महादई नदी और मांडवी नदी गोवा में है, ठीक है। तो गोवा में इसको लेकर के विवाद है। गोवा के बगल में कर्नाटक है, तो गोवा कर्नाटक के बीच में ये झगड़ा है इस नदी को लेकर के। नर्मदा नदी जल विवाद, शुरू में बताया कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश निकलती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सबको फायदा मिलता है, जो आसपास के राज्य हैं, तो उनमें यह विवाद चल रहा है। सोन नदी जल विवाद, सोन नदी दोस्तों पटना के पास जाकर गंगा से मिल जाती है, तो सोन नदी का फायदा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तीनों को मिलता है, इसलिए विवाद इन तीन राज्यों में है। चौथा यमुना नदी जल विवाद, हथनीकुंड परियोजना बता ही चुका हूं, कृष्णा बता चुका हूं। गोदावरी नदी याद रखिए, गोदावरी नदी का फायदा वैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक ये तो सिंपल है, और मध्य प्रदेश भी इसमें है और उड़ीसा भी इसमें है, ठीक है, तो उनको फायदा मिलता है, तो उनका विवाद है। कर्मनाशा नदी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा भी बनाती है कुछ दूरी तक, तो ये लेकर विवाद है। माही नदी कहां पर बहती है? राजस्थान में है, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को लेकर विवाद है। इस नदी को लेकर इन तीनों राज्यों में विवाद है। बराक नदी का विवाद किसको लेकर के है? असम और मणिपुर को लेकर के है। उसी तरह से अलियार और भिवानी नदी का विवाद किससे है? तमिलनाडु और केरल के बीच में। और पेरियार नदी भी हम लोग पढ़े थे, कहां पर था? वो भी तमिलनाडु केरल के बीच में। तो प्रमुख नदी जल विवाद हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ टाइम पहले मैंने बताया सिंधु नदी जल समझौता के बारे में, जो 19 सितंबर 1960 को आया था। उसके तहत पता चला था कि पश्चिम तरफ की तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, वो पाकिस्तान यूज करेगा उसके जल को, और पूरब की तरफ की तीन नदियां रावी, सतलज, ब्यास का जल का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत करेगा। तो इसको याद रखेगा। और इसके बारे में सिंधु नदी जब जल पढ़ा रहा था आपको, सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, वहां मैंने डिस्क्राइब किया है इस समझौता के बारे में। आप इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2017। ये 2017 वाला जो विधेयक आया था, ये विधेयक क्या कहता है? पूरा विधेयक अगर पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। सुनो, मैं बता दे रहा हूं आपको दोस्तों। कहानी है 1956 की, कहानी है 1956 की। जब पहली बार इस तरह के विवाद सामने आने लगे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी, उसके तहत दोस्तों कार्य किए जा रहे थे। लेकिन जब पता चला कि कई सारे राज्यों के बीच में इस तरह के नदी जल विवाद सामने आ रहे हैं, तो बड़ा घोर संकट का सामना करना पड़ा भारत के लोगों को। तो ये हुआ भाई कि इसका क्या निपटारा हो। तो दोस्तों 1956 में, ठीक है, याद रखें 1956 में एक अधिनियम आया, ठीक है, जिसका नाम है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। दोस्तों वापस से उस अधिनियम को संशोधित करना पड़ा 2017 में। बात आती है कि संशोधन क्यों करना पड़ा, बात आती है ना भाई, क्यों, क्या जरूरत थी, क्या कमी थी, तो संशोधन क्यों करना पड़ा। तो पहले आप क्यों जानिए, सुनिएगा।
दोस्तों संशोधन इसलिए करना पड़ा कि मान लीजिए किसी भी नदी पर कोई बांध बनाया जा रहा है, तो बांध बनाने का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था कि बांध कितने दिन में बनके तैयार होगा। भाई बांध बनेगा तो राज्यों को प्रॉब्लम तो होगी ना, तो बांध बनाए जाने की एक सीमा होना चाहिए, एक डेडलाइन होना चाहिए कि हाँ ये बात 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इतने दिन में बनके तैयार हो जाएगा। तो वहां पर कोई डेडलाइन नहीं थी, उसको लेकर के विवाद हो जाता था। दोस्तों इसके लिए जो बोर्ड गठित हुआ था ना, उस बोर्ड का कौन अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होगा, कौन कब रिटायर होगा, कब कोई नया आएगा, इसके लिए कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं था, उसको लेकर के भी विवाद हो जाता था। और कभी कभी तो विवाद इसलिए भी हो जाता था क्योंकि जब कभी इस तरह के बोर्ड अपना डिसीजन नहीं दे पाते थे या ये अपना रिपोर्ट, जैसे कोई मान लीजिए कमेटी बनी, भाई 2 लोगों के बीच में झगड़ा है, एक हमने तीसरी कमेटी बना दिया कि चलो इनका निपटारा करो, तो निपटारा कितने दिन में, निपटारा कितने दिन में, क्या जब ये दोनों मर जाएंगे निपटारा तब करोगे या 10 20 50 साल में निपटारा करोगे। तो वहां पर जो बोर्ड बनाया गया था उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था कि भाई कितने दिन में निपटारा किया जाना, ये सारी उसकी कमियां थी। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए हमें इस अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, और 2017 में संशोधन हुआ भी। अच्छा, अब आपके मन में होगा कि सर संशोधन हो के फाइनल नतीजा क्या निकला, क्या कोई डेडलाइन बना, क्या कोई रिपोर्ट को लेकर के कोई काम किया गया? हाँ, डेडलाइन बना ना। डेडलाइन यही बना कि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जब किसी नदी के जल को लेकर के विवाद चलता है तो उस दौरान जो बोर्ड या जो कमेटी बनाया जाएगा, ठीक है, एक कमेटी पहले बनाई जाएगी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष जो मेंबर होंगे उनके लिए टाइम बाउंडेशन किया गया कि भाई आपको 1 साल का समय दिया जाता है, आप 1 साल के अंदर रिपोर्ट दोगे। आप क्या दोगे? 1 साल, एकदम फिक्स कर दिया, 1 साल रिपोर्ट देना है आपको। भाई अब एक और समस्या बनाया कि भाई मान लीजिए कोई विवाद, बहुत बड़ा विवाद है भाई, अब देखो दो, ऐसा नहीं है कि एक परिवार का मामला है यार, एक राज्य का मामला है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि क्विक डिसीजन लिया तो जा सकता है लेकिन अगर उससे किसी का नुकसान हुआ तो बहुत भारी क्षति उठानी पड़ेगी। ऐसे में क्या कहा गया कि अगर बाय द वे 1 साल के अंदर रिपोर्ट नहीं आती है तो 6 महीने का ग्रेस टाइम दिया जाएगा, मतलब 6 माह के लिए समय और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, मतलब उसके बाद आप समय नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि हर 6 महीना बाद इस समय को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं। एक कमेटी बना, वो अपना रिपोर्ट देगी, नॉर्मली 1 साल में देगी, नहीं दे पा रही है केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी, केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा यह समय सीमा बढ़ाया जाएगा, 6 महीने का ग्रेस टाइम दिया जाएगा, भाई तब आपको रिपोर्ट सौंपना है। जब आप अपना रिपोर्ट सौंप दोगे, अच्छा उसके बाद एक और समस्या, क्या गारंटी है कि रिपोर्ट आने के बाद 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में मामला सुलझ ही जाए? मान लीजिए राज्यों ने इनकार कर दिया तो हमें नहीं मंजूर है, हमें नहीं मंजूर है, फिर क्या, फिर एक नया मामला सामने आ जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए भी सरकार ने अपना समय सीमा बनाया। सरकार ने कहा मान लीजिए अगर राज्यों के बीच में उसके बाद भी विवाद बना रहता है तो इस कमेटी को जो बनाया गया इसको क्या कर दिया जाएगा, एक सिरे से निरस्त कर दिया जाएगा, और उस कमेटी के द्वारा जो मामले लंबित पड़े थे उस मामले को एक नए पैनल में लेके जाया जाएगा। भाई मामले तो नहीं खत्म किए जाएंगे ना, कहा गया फिर से कमेटी बनाई जाएगी। क्या सर फिर से कमेटी? लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार ने कहा अब की फुल एंड फाइनल कमेटी बनेगी, अब की फुल एंड फाइनल कमेटी बनेगी। कैसे? एक जो कमेटी बनेगी ना, अब इसका रिपोर्ट मानना ही पड़ेगा। पहली बार वाली कमेटी का रिपोर्ट तो मान लीजिए एक पल के लिए टाला जा सकता है, लेकिन दूसरी बार जो कमेटी बनी उसने जो रिपोर्ट दे दिया वो थर्ड अंपायर है, उसके बात को टाला नहीं जा सकता। आप हाईकोर्ट चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, इसको टाला नहीं जा सकता। समय सीमा हर जगह दुगना कर दिया गया। पहले वाले में 1 साल की समय सीमा थी, बाद में क्या किया गया, इसकी समय सीमा जो दूसरी वाली कमेटी बनी है उसमें क्या किया गया, समय सीमा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, और अधिकतम उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पिछले वाले में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, इस वाले में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये फुल एंड फाइनल होगा, फिर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? यही था आपका नया वाला जो 2017 में संशोधन विधेयक आया था, उसमें यही नियम दिया गया था। यही सारी बातें पीछे दी गई हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। करे क्या, हमारे संविधान में कोई संवैधानिक प्रावधान भी हैं? तो याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 262(1) और 262(2) ये 2 प्रावधान हैं जो इससे संबंधित हैं। क्या दिया गया सर इस प्रावधान में? जो पढ़ाया हूं ना वही दिया गया है। सर आपने तो यही पढ़ाया कि कभी अगर 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो एक कमेटी गठित की जाएगी, भाई यही बात तो बताया गया अनुच्छेद 262(1) में, ठीक है। सर आपने दूसरी बात ये बताया कि मान लो अगर एक बार कमेटी भंग हो जाती, दोबारा बनता है तो वो रिपोर्ट क्या होगा, सर्वमान्य होगा, उसके
खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यही तो लिखा है अनुच्छेद 262(2) में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। इसके अलावा 1956 में याद रखेगा यहाँ पर जो है 2 अधिनियम भी पारित किए गए थे। एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, एक है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में आपको बता दिया गया, बाकी नदी बोर्ड के बारे में तो याद रखेगा। कारण नदी बोर्ड के तहत कहा गया कि अलग से एक नदी बोर्ड भी गठित किया जाएगा अलग अलग नदियों के लिए, ठीक है, और वो क्या होगा, उसको केंद्र सरकार की सलाह पर जो है काम किया जाएगा। भाई राज्य सरकार भी अपना सलाह दे सकती है, अगर नहीं भी दे रही है, केंद्र सरकार को लगता है कि ये काम का इसका नदियों का विकास और नियमन संबंधी कोई काम करना चाहिए, तो यहां पर वो सलाह देकर के अधिसूचना भी जारी कर सकती है, ठीक है। चलिए एक बार दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ नदियों का नाम दे रहा हूं और अलग अलग देशों से जो समस्याएं, उस समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों एक नदी है महाकाली नदी, उससे संबंधित एक संधि है शारदा संधि। दोस्तों ये नेपाल से संबंधित है, नेपाल से विवाद चलता है। 1996 में एक परियोजना आई थी दोस्तों जिसका नाम था पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, उसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है, तो इसको याद रखेगा, परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कोसी समझौता। कोसी तो सुना सुना नाम है ना। कोसी दोस्तों सबसे तेज अपना मार्ग बदलती है, इसके वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, ये भागलपुर के निकट आकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो कोसी समझौता है, ये नेपाल ने क्या किया, इस पर एक कोसी बैराज बना दिया है, ठीक है, याद रखेगा। और उस बैराज को लेकर के क्या है, झगड़ा चल रहा है, किसके किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। अगला है गंडक समझौता। गंडक नदी को लेकर के एक जो है विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में। गंगा नदी पर जो फरक्का बैराज बनाया गया है, उसको लेकर के बांग्लादेश का विवाद चल रहा है भारत के साथ। सिंधु जल समझौता आपको पढ़ाई दिया हूं, पाकिस्तान के साथ विवाद है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों 2-3 परियोजनाएं और है, ध्यान दीजिए। संकोच परियोजना है, ये भारत और भूटान देश के बीच में है, संकोच नदी पर है, ये विवाद का है, ठीक है। एक परियोजना दोस्तों चूखा परियोजना, ये भी भारत भूटान के बीच में है। एक है ताला परियोजना, ठीक है, ये अच्छा चूखा ताला दोनों याद रखेगा। चूखा ताला दोस्तों ये 2 नदियां हैं भूटान में, वांगचू, क्या नाम है, वांगचू, यहां पर लिखा है देखिए वांगचू, भारत भूटान के बीच में परियोजना चल रही है। अगला है पंचेश्वर और टनकपुर परियोजना, ठीक है, तो महाकाली नदी पर बनी हुई है पंचेश्वर और टनकपुर। और शारदा बैराज और कोसी परियोजना, तो आप कोसी पर है, शारदा नदी पर है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है सलाल बगलिहार और दुलहस्ती, ये कहां पर बना हुआ दोस्तों, ये है चिनाब नदी पर, ठीक है। किशन गंगा पर है, ये विवादित प्रोजेक्ट हैं सब, जो अलग अलग देशों के साथ है, भारत पाकिस्तान के साथ सब है। सवालकोट, पाकलदुल, किरथई, रातले, ये सभी जो है पाकिस्तान के साथ विवादित चल रहे हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन। चलिए बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन है क्या, ध्यान दीजिएगा मेरी बात दोस्तों। हुआ कुछ ऐसा कि इसके बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़े समाजवादी व्यक्ति थे, जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले संकल्पना प्रस्तुत किया कि हमें नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, ताकि नदियों को जल का अधिकतम इस्तेमाल जो है व्यक्तियों के द्वारा, मानव के समाज के द्वारा किया जा सके। सबसे पहले संकल्पना किसने दिया, राम मनोहर लोहिया जी ने। उसके बाद 1972 की घटना है, KL राव जी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि गंगा कावेरी नदी को जोड़ने की एक परियोजना बनाई जानी चाहिए। अब एक बार अगर आप मैप उठा के देखो, पता चलेगा गंगा उत्तर की तरफ है, सर्वाधिक उत्तर, और कावेरी नदी सर्वाधिक दक्षिण की तरफ है। कृष्णा के भी नीचे आ जाओगे तब कावेरी मिलेगा आपको। दोस्तों इन दोनों नदियों को लिंक करने की बात की गई, अपने आप में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके तहत कहा गया कि 17 हिमालयी नदियों को जोड़ा जाएगा और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन नदियों का जोड़ा जाना इतना आसान काम नहीं है। बताओ कहां कैसी भूमि है, कहां चट्टान है, कहां पर्वत है, कहां पठार है, उन सभी चीजों को जोड़ पाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इसके लिए एक सख्त कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों इस बात को प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन समय के साथ लोग भूलते चले गए, बड़ा स्लो इस पर काम हुआ। 2002 में हमारे तत्कालीन और सबसे प्रिय राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। उन्होंने फिर से इस बात का संज्ञान दिलाते हुए सरकार को निर्देश दिया कि हमें नदियों को जोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो सूखा क्षेत्र है वहां पर जल की अवेलेबिलिटी हो सके, और जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वो जल की बढ़ती समस्या से निजात मिल सके। भाई दोनों लोग परेशान है ना, जहां पानी नहीं है वो भी परेशान है, जहां जरूरत से ज्यादा पानी वो भी परेशान है। तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए तो जहां ज्यादा पानी
है उस पानी को कम वाले स्थान पर भेज दिया जाए ताकि एक बैलेंस सिस्टम बन सके। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने जब इस चीज को आगे बढ़ाया तो उसी के बाद संज्ञान में लेते हुए सरकार ने राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना प्रस्तुत किया और इसको केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें मुद्दा क्या आया, आपको पता होगा दोस्तों, अगर भारत का ढाल देखें तो भारत का ढाल कैसे है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। यही रीजन है कि भारत में ज्यादातर नदियां, मैंने सभी नहीं बोला, मैंने बोला ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती। आप कोई भी नदी देख लो, गंगा यमुना कोई भी देख लो, नर्मदा ताप्ती को छोड़ करके बाकी अधिकतर नदियां आपको पश्चिम से पूरब की तरफ ही बहती हुई दिखाई देंगी। हाँ, नर्मदा ताप्ती अपवाद स्वरूप आती हैं। ठीक है, एक दो नदियां हैं, पूर्णा नदी भी है। ठीक है, तो ये नदियां क्या है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, लेकिन ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इस वजह से जाती हैं, ढाल की वजह से नहीं। ढाल तो भारत का पश्चिम से पूरब की तरफ ही है, इसी वजह से ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, अरब सागर में कम ही गिराती हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जब पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल है तो पश्चिम से जल ढरकेगा और पूरब की तरफ आएगा, तो पश्चिम की तरफ सूखा क्षेत्र होगा। क्यों, जल वहां तो रुक नहीं सकता ना, और पूरब क्योंकि ढलान वाले क्षेत्र में है तो पूरब की तरफ बाढ़ की ज्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि इन चीजों को बैलेंस किया जा सके। इसके तहत सरकार ने एक अमृत क्रांति योजना भी प्रस्तुत किया, जिसके तहत नदियों को जोड़ने की बात की गई। अमृत क्रांति योजना, परीक्षा में पूछता है अमृत क्रांति योजना किससे संबंधित है, तो बताइए नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बन के रेडी हो चुके हैं, कुछ प्रस्तावित हैं और कुछ निर्माणाधीन है जिस पे अभी कार्य चल रहे हैं। तो जरा याद रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप याद रखिए। पेरियार विशाखन योजना है, ये कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गई परियोजना। कुरनूल कुडप्पा नहर योजना है, पेराम्बिकुलम अलियार योजना है, गोदावरी कृष्णा नदी लिंक योजना है। ये चारों प्रोजेक्ट अभी हाल ही में पूरे हुए, इनको याद रखिएगा। कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो निर्माणाधीन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना में से एक जानी जाती है, इसका विस्तार अभी जारी है। ठीक है, ब्यास सतलज लिंक परियोजना और रामगंगा को गंगा से जोड़ने की परियोजना, इन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है, तो निर्माणाधीन है। कुछ आगे प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी है गंगा कावेरी लिंक परियोजना, जिसको केएल राय जी ने 1972 में प्रस्तुत किया था, उस पर भी योजनाएं अभी प्रस्तावित हैं। दूसरा है गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़े जाने की परियोजना। ठीक है, अभी ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं, भारत में नहीं। तो कैसे भी करके भारत में इनको जोड़े जाने की व्यवस्था चल रही है। नर्मदा नदी, जिसका जल का दोहन मध्य प्रदेश खासकर और गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा यह हो रहा है कि पश्चिमी राजस्थान तक नहर बना करके जो है सिंचाई सुविधा या पेयजल आपूर्ति कराया जाए। ठीक है, तो ये भी प्रस्तावित है। चंबल राजस्थान, नहीं राजस्थान होगा, चंबल राजस्थान लिंक परियोजना। ठीक है, यहाँ लिंक होगा, लिंक, ठीक है, हाँ ठीक है, लिंक सही है। ठीक है, याद रखिए। और उसके बाद अगला है आपका पश्चिमी घाट की नदियों का वृष्टि छाया प्रदेश से जोड़ा जाना। वृष्टि छाया प्रदेश वह स्थान होता है जहां पर वर्षा कम होती, जिसकी वजह से वहां जल की अवेलेबिलिटी कम होती। ऐसे में वृष्टि छाया प्रदेश में भी अगर नदियों को लाया जाए तो वहां पर काफी ज्यादा सुगमता होगी और लोगों को आसानी भी होगी। तो इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो पूरे भारत में बहुत सारी नदियां हैं जिनको जोड़े जाने की कल्पना की गई है, जिसमें कृष्णा पेन्नार है, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी, खास करके जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उन सभी नदियों को जोड़े जाने का काम चल रहा है। ठीक है, जिसको याद रखेगा, यहाँ 30 नदी दिया हुआ है, 30 नदी को जोड़ने का एक क्रम चल रहा है। अभी कुछ प्रस्तावित है, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ बनकर कंप्लीट हो रही हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, वैसे इस वीडियो ने मुझे बहुत तंग किया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स आप जरूर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, अगला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, मैंने डिसाइड कर लिया, अगला चैप्टर आपका मिनरल्स का स्टार्ट होने वाला। मिनरल्स जानते होंगे, खनिज संसाधन, अपने आप में ज्योग्राफी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर। आप सभी को ही लगता है कि यार इस चैप्टर को याद करना ना, मतलब दांतों तले क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा ही भूल गया। ठीक है, दांतों चले, पता है ऐसा कुछ है ना, कुछ मुहावरा है, खतरनाक, नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप लगा के बोल दो। तो याद रखिए, बड़ा कठिन चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर को मैं एकदम पिघला करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये जो मिनरल्स वाला चैप्टर है ना, इसको मैं आपको यूं चुटकी में याद कराऊंगा। खैर अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, बराबर काम चल रहा है, हाँ, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। इस चैप्टर के वीडियोस को मैं बहुत डिटेल में बनाने वाला हूं, तो आपको ध्यान देना होगा। डिटेल में क्यों बना रहा हूं, जो कुछ चीजें जैसे लोहा हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, कुछ चीजें ऐसी हैं ना जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, तो मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना
एक वीडियो लोहा पर, एक वीडियो कोयला पर दे दिया जाए। उसके बाद क्या करूंगा, जैसे जो कम पूछा जाता है वहां पे क्या करूंगा, 3-4 खनिज को एक साथ जोड़ करके तब आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा बड़े विस्तार से, ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन उस चैप्टर में ना हो, क्योंकि यहां पर हो सकता है मुझे मैपिंग का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।